हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेट्स डिस्कस टुडेज वर्कशीट। टुडे इज वर्कशीट नंबर 26 एंड आवर सब्जेक्ट इज सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। और आज का टॉपिक हमें मिला हुआ है हिस्ट्री का टॉपिक, रशियन रेवोल्यूशन पार्ट 4। अच्छा, रशियन रेवोल्यूशन के पार्ट 3, 2 एंड 1 यानी कि 3 पार्ट्स ऑलरेडी वर्कशीट्स में आ चुके हैं और ये पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2, 3 के वीडियोस आपको पता है, आप सॉल्व भी कर चुके हैं वर्कशीट्स को। अब ये पार्ट 4 है। रशियन रेवोल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपका सिलेबस सीबीएसई ने बिफोर 1 मंथ डिक्लेयर करके उसको अपलोड कर दिया अपनी साइट पे। और मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, डेमो क्लास की, उसमें भी मैंने सिलेबस आपसे डिस्कस किया हुआ है। आपका जो टोटल सिलेबस है उसका 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। आपका जो टोटल सिलेबस है उससे 30% सिलेबस हटा दिया गया है। तो आपके पास सिर्फ 70% सिलेबस है जिससे आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। वो जो सिलेबस है उसी पर बेस्ड आपकी ये वर्कशीट्स बनाई जा रही हैं, ठीक है। जो आपका सिलेबस है उसी पे बेस्ड वर्कशीट बनाई जा रही है और ये वर्कशीट्स जो है ये फ्यूचर बेस्ड है, एग्जाम बेस्ड है, इसी पे बेस्ड है। मतलब जो एक चैप्टर है उसको 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट दिया जा रहा है सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको चैप्टर आसानी से समझ में आ सके। अगर पूरा चैप्टर एक वीडियो में, एक वर्कशीट में बना के दे दिया जाए आपको, तो क्या होगा कि सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी, टीचर आपको समझा नहीं पाएगा। या तो फिर नोट्स बना के उसको पढ़ाया जाए तो बहुत आसान हो जाएगा समझाना, ठीक है। तो इसलिए आपको 4 पार्ट्स में ये चैप्टर समझाया गया है और उसके बाद इस पे बेस्ड आपका ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं। आज का जो इंग्लिश मीडियम का वीडियो है इसको मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टेक्निकल इशू है और इस वजह से मैं इस वीडियो को आज इंग्लिश में पूरा डिक्लेयर नहीं कर पाऊंगी, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन डिस्कशन नहीं कर पाऊंगी। हाँ, पर मैं इसका एक वीडियो बनाने वाली हूँ। रशियन रेवोल्यूशन 4 वर्कशीट्स हो चुकी हैं आपकी, तो चारों वर्कशीट्स को मर्ज करके पूरे रशियन रेवोल्यूशन का एक चैप्टर बनाने वाली हूँ मैं, एक चैप्टर का एक वीडियो, ठीक है, जिसमें पूरे रशियन रेवोल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है। तो जिस बच्चे को कोई डाउट या कंफ्यूजन है वो मेरा रशियन रेवोल्यूशन का जो आने वाला 1 या 2 दिन में जो वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वो वीडियो देख लेना, ठीक है। उस वीडियो में पूरा रशियन रेवोल्यूशन मैं आपको समझा दूंगी अपने तरीके से और इजी वे में समझाऊंगी, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए पूरा चैप्टर। देखो आप बच्चों, आंसर लिखना बहुत इजी है, आंसर देखना और लिख लेना बहुत आसान है, पर एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो कैसे भी पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया एज इट इज आपसे क्वेश्चन पूछ ले, उसी क्वेश्चन को घुमा के कई तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन घुमा के या टर्न करके किसी भी तरीके से पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर तभी दे सकते हो जब आपको चैप्टर अंडरस्टैंड है। अगर आपको चैप्टर अंडरस्टैंड है तो आप कैसे भी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। अगर चैप्टर नहीं समझ में, आपने सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए, रट्टा मारे, तो फिर हो सकता है कि फ्यूचर में जब क्वेश्चन टर्न करके पूछा जाए एग्जाम में तो आपको ना समझ में आए, ठीक है। और क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में आपके स्कूल्स भी जल्दी खुल जाएं, ऐसा कुछ है, हो सकता है, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप चैप्टर्स को समझें और अपने सिलेबस को स्पीड अप करें और अपनी लर्निंग प्रोसेस को डेवलप करें, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर एक जल्दी ही वीडियो बनाने वाली हूँ, रशियन रेवोल्यूशन पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी, आप उस वीडियो को देखना। इस वीडियो को आज मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। जिन बच्चों को कोई डाउट या कंफ्यूजन है या ये पैराग्राफ को समझना है, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या नीचे लिंक में आपको दे रखा है हिंदी मीडियम का वीडियो, हिंदी मीडियम का वीडियो देखना, वहां मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो आज मेरे पास टाइम की कुछ शॉर्टेज है इसलिए मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगी। मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि इस रशियन रेवोल्यूशन पार्ट 4 में आपको क्या बताया गया। आफ्टर 1917 रेवोल्यूशन, 1917 के रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या हुआ, तो 1917 रेवोल्यूशन के बाद कई सारी बदलाव आए रशिया में, यानी कि आप कह सकते हो प्रथम विश्व युद्ध के बाद रशिया में बहुत सारे बदलाव आए, ठीक है। क्या क्या बदलाव आए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले तो रशियन सिविल वॉर, सिविल वॉर शुरू हो गया। सबसे पहले सिविल वॉर क्या होता है, गृह युद्ध होता है। गृह युद्ध यानी कि किसी भी देश की सीमा के अंदर, यानी कि किसी भी देश के अंदर आपस में ही जब युद्ध शुरू हो जाता है तो उसको सिविल वॉर कहते हैं। जैसे एक देश दूसरे देश से लड़ता है तो वो तो वॉर हो गया, और एक देश अपने देश के अंदर ही आपस में जब लोग लड़ने लगते हैं ना तो उसको सिविल वॉर कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे गृह युद्ध छिड़ गया था। गृह युद्ध क्यों छिड़ गया था, यहाँ पे आपने बोल्शेविक के बारे में हमने पहले पढ़ा था, मैंने आपको कई बार रिकॉल भी करवाया हुआ है, हिंदी मीडियम का वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बोल्शेविक जो थे वो उनकी आपस में फाइट हो गई थी, उनकी आपस में बहस शुरू हो गई थी, मतभेद शुरू हो गया था। किससे, जो नॉन
बोल्शेविक थे, जो लिबरल्स थे और जो ऑटोक्रेसी थे, ठीक है। जो ऑटोक्रेसी यानी पूंजीपति को फेवर करने वाले लोग थे, यानी कि और जो दूसरे लिबरल्स थे, जो नॉन बोल्शेविक थे, वो सभी लोग किसके हो गए थे, बोल्शेविक के अगेंस्ट हो गए थे। इसकी वजह से उनके बीच में काफी सारे मतभेद हो गए थे, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। और जो आर्मी के लोग थे, जब किसानों की जमीन आपको पता है हड़प ली थी सारे सामंतवादों ने, तो अब क्या हुआ था कि जो किसानों की जमीन थी वो उनको वापस मिल रही थी। जब बोल्शेविक अपना काम करना शुरू कर रहे थे तो किसानों की जमीन वापस मिलने लगी। जब किसानों की जमीन उनको वापस मिलने लगी तो जो बोल्शेविक थे, ठीक है, वो किसानों को जमीन जब वापस दिलाने लगे तो जो सैनिक थे वो अपनी मतलब सेना को छोड़ छोड़ के जाने लगे अपने खेतों के पास। क्यों? क्योंकि उनको उनकी जमीनें वापस मिलने लगी तो वो अपनी जमीनों पे जाके खेती करने लगे, सेना को छोड़ने लगे। इस तरीके से सेना क्या हुआ, सेना का डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो डिस्ट्रैक्टेड होने लगा, यानी कि सेना आप कह सकते हो तबाह होने लगी, क्योंकि सेना के लोग सेना छोड़ छोड़ के जाने लगे। इस वजह से देश में और भी कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, ठीक है। तो ये सारा प्रॉब्लम रशियन रेवोल्यूशन यानी कि आप कह सकते हो गृह युद्ध के ये सब कारण क्रिएट होने लगे। आगे क्या हुआ, मैं बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ बेटा, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर में दूंगी, ठीक है, एक चैप्टर में बनाऊंगी, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा वो, उसमें अब मैं आपको पूरे पॉइंट्स वाइज शॉर्ट में नोट के थ्रू पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बिग स्टेप्स आफ्टर रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन के बाद कौन कौन से बड़े स्टेप्स लिए गए, कौन कौन से बड़े बड़े कदम उठाए गए। तो देश की डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले क्या किया गया, इंश्योर डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज और प्लान लेकर आए, ठीक है, बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज और प्लान लेकर आई सरकार। 5 ईयर प्लान शुरू किए गए जिससे कि देश में डेवलपमेंट बहुत तेजी से किया जा सकते हैं, ठीक है। इसके सिवा क्या किया गया कि जो लोग देश में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, लड़ाई झगड़े क्रिएट करवा रहे थे, उनको पनिश किया जाने लगा काफी ज्यादा। और सोशल स्पेशल केयर वाज गिवन टू द जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी, ट्रांसपोर्ट था, मशीनरी इंडस्ट्री थी, उन पे स्पेशल केयर मतलब उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा, ताकि इन इंडस्ट्रीज का ज्यादा विकास हो, और इन इंडस्ट्रीज का ज्यादा विकास होगा तो लेबर्स का भी विकास होगा। उसके बाद देख लेते हैं एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर भी काफी ज्यादा काम किया गया। प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और बिजनेस एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, उसके ऊपर काम किया जाने लगा, ठीक है। और एजुकेशन काफी पूरे देश में एजुकेशन कंपलसरी कर दी कि हर किसी को पढ़ना जरूरी है। और इसके सिवा क्या हुआ कि देश में लोगों के लिए कंपलसरी था कि वो जाने कि उनके अधिकार क्या है और उनके कर्तव्य क्या है। तो लोगों को उनके राइट्स एंड ड्यूटीज को बताने के लिए लेनिन ने एक और नियम जारी कर दिया कि प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन हर किसी के लिए कंपलसरी यानी कि जरूरी हो गया। अब हर किसी के लिए मस्ट है, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा उसको, ताकि उसको अपने देश के अधिकार और कर्तव्य पता चले। इसके सिवा क्या हुआ, लिविंग क्वार्टर्स, जो वर्कर्स थे शहरों में जाके रह रहे थे, नौकरियां कर रहे थे, उनके पास रहने के लिए घर नहीं थे, उनको क्वार्टर्स प्रोवाइड किए गए यानी कि घर प्रोवाइड किए गए। जो औरतें थी उनके लिए काफी सारे क्रेचेस, क्रेच क्या होता है, क्रेच वो जगह होती है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल का बच्चा है, अगर किसी की मदर वर्किंग है तो क्या करती है, उन बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएंगे अगर उनके घर पे कोई देखने वाला नहीं, तो उसके लिए क्रेचेस शुरू किए गए। क्रेचेस आप किंडरगार्टन भी कह सकते हो, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दिया जाता है, मतलब उनके पेरेंट्स वहां सुबह छोड़ देते हैं और शाम को ले जाते हैं, तो वो लोग उन बच्चों की देखभाल करते हैं। तो लेडीज के लिए 2 चीजें शुरू की गई, एक तो क्रेचेस ताकि वो अपने बच्चों का ध्यान रख सके, और इसके सिवा दूसरा क्या शुरू किया गया, इक्वल पे। औरतों को इक्वल पे नहीं मिलता था ना, जो आदमी होते थे उनको ज्यादा इनकम मिलती थी, वही सेम काम करने के लिए औरतों को कम पैसे मिलते थे, तो क्या हुआ, उनको इक्वल वेजेस देने का प्रावधान आ गया। उसके बाद होता है स्टालिन, स्टालिन मतलब लेनिन के बाद स्टालिन आ गए जो यहाँ पे राज्य करने लगे। तो उन्होंने क्या क्या बदलाव किए, उन्होंने 1927 में काफी सारे चेंजेस किए, जो नियम पहले चल रहे थे उसको और स्ट्रिक्टली उन्होंने लागू किया। जो नियम पहले से मतलब अच्छे नियम जो चल रहे थे देश के विकास के लिए, उसको और अच्छे से इन्होंने लागू किया। और इन्होंने कुछ अपने भी तरीके से नई चीजें की। इन्होंने क्या किया, जितने भी जमींदार अभी भी बच गए थे उनकी जमीनें ले ली, ठीक है, और जितने छोटे छोटे फार्मर्स थे, किसान थे, उनकी भी जमीनें ले ली, और सारी जमीनों को इकट्ठा करके बहुत ज्यादा जमीनें हो गई। बहुत ज्यादा जमीनों पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फिर उन्होंने खेती करवाना शुरू किया ताकि देश का सबसे ज्यादा विकास हो सके। तो मॉडर्नाइजेशन कर दिया इन्होंने एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो ये चीजें हुई। उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें हुई। उसके बाद देखते हैं द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन में उसके बाद हाँ,
एक चीज़ छूट गई। इसमें क्या हुआ था कि बीच में जब ये बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर में, ये सारी चीज़ें, तो बीच में थोड़े समय के लिए यहाँ पे अकाल पड़ गया, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग मारे गए और काफ़ी सारे लोगों ने मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू कर दी। साइबेरियन जेल में बहुत सारे लोगों को, 2 मिलियन लोगों को साइबेरियन जेल में भेजना पड़ा और काफ़ी सारे मिलियंस वर डेड, बहुत सारे लोग मारे भी गए ड्यू टू फेमाइन। यहाँ पे जो एक कह सकते हो एक अकाल पड़ा था, एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन में क्या क्या इसके इन्फ्लुएंसेस थे? तो सबसे पहले इसमें ये था कि रशियन रेवोल्यूशन पूरे विश्व के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो गया। पूरे विश्व ने इसको, रशियन रेवोल्यूशन को एक एग्जाम्पल की तरह लिया और अपने अपने देश में समाजवाद को लाने की कोशिश की। तो इस तरीके से यूनियन, जो सोवियत यूनियन है उसकी तरफ से रशियन रेवोल्यूशन को एक मान्यता प्राप्त हो गई और नाउ सोशलिज्म जो था वो पूरे विश्व में एक कह सकते हो कि एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव के रूप में उभर कर आया। और मैक्सिनिज्म, लेनिनिज्म एंड स्टालिनिज्म, ये जो तीनों लोग आए थे, इनकी जो विचारधाराएं थी उनको शो द पाथ, इन लोगों ने क्या किया, अपनी विचारधाराओं के आधार पर शो द पाथ, इन्होंने हमें नए रास्ते और नए तरीके दिखाए। मेथड्स ऑफ सोशलिज्म इन आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ब्रिंगिंग द सोशलिज्म हैज बीन डिस्क्राइब्ड। और जो हमारा अपना खुद का संविधान है उसमें भी, हमारे भारत के संविधान में भी समाजवाद को लाने की बात कही गई थी। ठीक है, तो ये थे हमारा आज का चैप्टर, जो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझाया है क्योंकि चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, चैप्टर बहुत बट लार्ज है और इसको मुझे एक्सप्लेन करने में कुछ टाइम लगेगा। और कुछ बच्चों की डिमांड्स है कि वीडियो बहुत लार्ज हो जाती है तो उनको देखने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने ये वीडियो बहुत शॉर्ट में बनाया है, शॉर्ट में आपको समझाया। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप हिंदी मीडियम का वीडियो देख सकते हो, या फिर मैं इसका जो एक डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो बनाऊंगी मास्टर सीरीज का, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। मास्टर सीरीज में मैं पूरे चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, पॉइंट वाइज। ठीक है, तो वो आप पढ़ के वहां से भी समझ सकते हो। और मास्टर सीरीज का इस चैप्टर का वीडियो मैं आपको जल्द ही 1-2 दिन में प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। व्हाट वर द रीजंस ऑफ सिविल वॉर इन रशिया आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन, यानी कि वो क्या कारण थे कि रशियन रेवोल्यूशन के बाद रशिया में गृह युद्ध छिड़ गए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स एंड वर्कर बिकेम फेवर ऑफ द रेवोल्यूशन आफ्टर द रेवोल्यूशन, गिव रीजन। आपको बोला गया है कि किसान और जो लेबर्स थे, मजदूर थे, वो सभी रशियन रेवोल्यूशन के फेवर में क्यों हो गए। ये जो फेवर रेवोल्यूशन चल रहा था देश में, तो इसके फेवर में क्यों हो गए, उसके कारण बताने हैं। तीसरा है, which ways were adopted by the Lenin after October Revolution for the success of socialist society। जो लेनिन थे उन्होंने ऐसे कौन से तरीके अपनाए अक्टूबर में जो रेवोल्यूशन हुआ था, यानी कि आप कह सकते हो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अक्टूबर रेवोल्यूशन जो हुआ था उसके बाद लेनिन ने ऐसे कौन से तरीके अपनाए जिससे कि समाजवादी समाज की डेवलपमेंट की जा सके। ठीक है, अगला देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, राइट योर थॉट्स अबाउट ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। तो ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस मतलब पूरे विश्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा रशियन रेवोल्यूशन का। ये है हमारे आज के चारों प्रश्न, अब देख लेते हैं इसके उत्तर। तो देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, व्हाट वर द रीजन ऑफ सिविल वॉर इन रशिया आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन। आपको क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट वर द रीजंस ऑफ सिविल वॉर इन रशिया आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन, यानी कि रशियन रेवोल्यूशन, रूस की क्रांति जो चल रही थी उसके बाद रशिया में गृह युद्ध क्यों छिड़ गया, उसके कारण क्या थे। ठीक है, आपको कारण बताने हैं, रीजंस मीन्स होते हैं कारण, वो कारण बताने कि गृह युद्ध क्यों छिड़ गया रशिया में रशियन रेवोल्यूशन के बाद। तो आंसर इज रीजंस ऑफ सिविल वॉर इन रशिया आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन, यानी कि वो कारण जो गृह युद्ध छिड़ने के थे रशियन रेवोल्यूशन में, सॉरी रशिया में रशियन रेवोल्यूशन के बाद गृह युद्ध छिड़ने के कारण। तो क्या कारण है वो डिस्कस कर लेते हैं। वो मैंने आपको पॉइंट्स में लिखवाए, पॉइंट्स में मैं आंसर्स इसलिए लिखवाती हूँ ताकि आंसर्स आपको आसानी से याद हो जाएं। और अगर 4 पॉइंट्स हैं एग्जाम में, आपको 2 पॉइंट्स भी याद हैं तो आप 2 पॉइंट्स भी लिखोगे तो आपको अच्छे स्कोर मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए पॉइंट्स में आंसर एक तो ईजी वे में याद हो जाता है क्योंकि छोटे छोटे आंसर्स लगते हैं हमें फिर, ठीक है, ब्रेक डाउन करके। और दूसरा क्या होता है कि हमें मेमोराइज करने में आसानी होती है। तो देखते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट है, द सोल्जर्स who were mostly farmers started returning to their homes which led to the army breaking up।
तो उन्होंने क्या बोला कि द सोल्जर्स, जो सैनिक थे, हु आर मोस्टली फार्मर्स, ज्यादातर जो सैनिक थे वो कौन थे, वो किसान भी थे, मतलब वो पहले किसान थे, बाद में सेना में शामिल हो गए तो सैनिक बन गए। तो द सोल्जर्स हु आर मोस्टली फार्मर्स, जो सोल्जर्स थे वो ज्यादातर फार्मर्स थे, स्टार्टेड रिटर्निंग देयर होम्स, वो अपने घर वापस लौटने लगे। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया तो जो सेना के जवान थे वो अपने घर वापस लौटने लगे कि वो पहले से किसान थे। विच लेड टू द आर्मी ब्रेकिंग अप, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो किसानों के पास उनकी जमीन थी, ठीक है, वो पहले क्या थी, थोड़ी थोड़ी जमीनें होती थी, वो भी मीर के पास पड़ी होती थी। अब क्या हुआ, उनको जमीनें वापस मिलने लगी। जब किसानों को अपनी जमीनें वापस मिलने लगी तो वो सेना को छोड़ के वापस किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए वापस आने लगे। तो जब सेना के जवान सेना को छोड़ छोड़ के जाने लगे तो क्या होगा, सेना में लोग कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से सेना जो थी वो ब्रेकअप होने लगी, यानी कि सेना जो थी वो खराब होने लगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा पॉइंट नंबर 2, नॉन बोल्सविक। जो नॉन बोल्सविक थे, पहले हम बोल्सविक की बात कर रहे थे, बोल्सविक मैंने आपको पहले रिकॉल करवा दिया है, ठीक है। नॉन बोल्सविक, नॉन बोल्सविक सोशलिस्ट, ऐसे सोशलिस्ट जो नॉन बोल्सविक थे, लाइबरल्स एंड मोनार्ची सपोर्टर्स वेज वॉर अगेंस्ट बोल्सविक। ठीक है, यानी कि जो नॉन बोल्सविक थे, जो लिबरल थे, जो मोनार्ची सपोर्टर्स थे, वो सारे किसके अगेंस्ट हो गए थे, वो सारे बोल्सविक के अगेंस्ट हो गए थे, विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड फ्रांस। ठीक है, अमेरिका और फ्रांस की हेल्प से वो बोल्सविक के, ये सभी लोग क्या हो गए थे, बोल्सविक के अगेंस्ट हो गए थे, यानी कि उसके खिलाफ हो गए थे। थर्ड पॉइंट इज एनर्जी लूट स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में लूट पाट वगैरह काफी ज्यादा फैल गया था। ठीक है, काफी ज्यादा समस्याएं शुरू हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 4, द रेवोल्यूशन स्टार्टेड गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम ऑल फार्मर्स एंड लेबर्स ऑल ओवर द कंट्री। तो जो रेवोल्यूशन, जो क्रांति थी, उसमें जितने भी फार्मर्स और लेबर थे उनका सपोर्ट जो था वो किसको जाने लगा, क्रांति को जाने लगा, यानी कि रेवोल्यूशन को जाने लगा। ठीक है, तो सब लोग रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने लगे। सब लोग में कौन कौन, लेबर्स एंड फार्मर्स। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स एंड वर्कर बिकेम फेवरर ऑफ रेवोल्यूशन आफ्टर रेवोल्यूशन, गिव रीजन। आपको बोला है कि रेवोल्यूशन जो चल रहा था उसमें जितने भी पीजेंट्स थे और वर्कर्स थे, यानी कि जो किसान थे और जो वर्कर्स थे, वो सभी रेवोल्यूशन के फेवर में कैसे आ गए, उसके रीजन बताने। तो नंबर 1, आफ्टर रेवोल्यूशन मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स एंड लेबर्स बिकेम फेवर ऑफ द रेवोल्यूशन, मतलब रेवोल्यूशन, जब ये रेवोल्यूशन क्रांति चल रही थी उसके बाद कुछ बदलाव आए ना, तो जो बदलाव आए उसके फेवर में क्यों आ गए थे, हमारे जो पीजेंट्स हैं यानी कि किसान हैं और जो लेबर है वो सभी इनके फेवर में आ गए थे, इस बदलाव के क्यों आ गए थे, उसका कारण देखिए। तो नंबर 1, द लैंड वॉज डिक्लेयर पब्लिक प्रॉपर्टी। लैंड जो थी, जो जमीनें जमींदारों और सामंतों ने कब्जा कर रखी थी, अब वो किसकी हो गई, पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि जनता की प्रॉपर्टी हो गई। तो सारे किसानों को उनकी जमीनें वापस मिल गई। तो इस तरीके से लैंड डिक्लेयर पब्लिक प्रॉपर्टी, लैंड को पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। नंबर 2, नेशनलाइजेशन ऑफ मास फार्मिंग एंड इंडस्ट्रीज वाज डन ऑन द लार्ज स्केल थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश में जो फार्मिंग थी, सामूहिक खेती जो की जाती थी, उसको नेशनलाइज कर दिया गया और इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज और सामूहिक खेती थी उसको ग्रैंड लेवल पे, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर नेशनलाइज यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया उनको। मतलब अब वो किसी एक को फायदा नहीं देंगे, सबको फायदा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से गरीबों का फायदा होने लगा ना, उनको उनको खेती करने के लिए जमीनें मिल गई, उनको काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए उनको इंडस्ट्रीज मिल गई जहाँ पे उनको सही वेतन मिलेगा। तो इस तरीके से उनको ये बेनिफिट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, स्पेशल अटेंशन गिवन टू आयरन स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड मशीनरी इंडस्ट्रीज। जो मशीनरी इंडस्ट्रीज थी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है और ट्रांसपोर्ट है, उसको स्पेशल अटेंशन दिया जाने लगा। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा तो ये क्या होगा, ये डेवलप होंगे, ये इंडस्ट्रीज और ज्यादा डेवलप होंगी, तो क्या होगा, और ज्यादा लेबर की नीड होगी, और ज्यादा लेबर्स को काम मिलेगा, और बिजनेस भी, मतलब इंडस्ट्रीज भी डेवलप होंगी, देश भी डेवलप होगा, गरीब भी डेवलप होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, लार्ज स्केल सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्लान्स वर मेड टू एंश्योर डेवलपमेंट। अब क्या हुआ, लार्ज स्केल सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज, बहुत सारी बड़े लेवल पे, ग्रैंड लेवल पे बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज लेकर आई। इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज मतलब होती है आर्थिक नीतियां। ठीक है, इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, पॉलिसीज मीन्स होती है नीतियां। तो आर्थिक नीतियां एंड प्लान्स, बहुत सारे प्लान्स लेकर आए गए सरकार की तरफ से, किसके लिए, एंश्योर डेवलपमेंट, यानी विकास को और बेहतर करने के लिए, देश में विकास करने के लिए। लार्ज स्केल सेंट्रलाइज्ड, यानी कि लार्ज स्केल मतलब बहुत बड़े लेवल की बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज और प्लान्स लेकर आए गए।
पॉलिसीज क्या होते हैं, पॉलिसीज जो होती हैं और प्लान जो होते हैं वो किसी भी देश को विकास करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं सुनी है आपने, एजुकेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए चलती रहती हैं। तो ये क्या होता है, 5 साल के लिए एक योजना शुरू करते हैं, या कुछ योजनाएं 2 साल की भी होती हैं, 3 साल की भी होती हैं। इसमें क्या होता है, जो पॉलिसीज होती हैं और प्लान्स होते हैं, इसमें कुछ ईयर डिसाइड किए जाते हैं, उस ईयर के लिए ये प्लान शुरू किया जाए। जैसे कोई प्लान है 3 इयर्स के लिए, वो 3 साल में उसमें काम किया जाएगा। जैसे उसका टारगेट है कि हमें ये चीजें अचीव करनी है, तो वो अपना टारगेट 3 साल में पूरा करने की कोशिश करते हैं। इन केस अगर नहीं हो पाता उनका टारगेट कंप्लीट, तो वो अगले 3 साल में उस टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ नए चेंजेस करके उसको फिर से अचीव करने की कोशिश करते हैं और देश में विकास करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। Which ways were adopted by the Lenin after October Revolution for the success of the socialist society? तो इन्होंने क्या किया, विच वेज वर एडॉप्टेड बाय द लेनिन, लेनिन जो थे उन्होंने बहुत सारी तरीकों को अपनाया आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन फॉर द सक्सेस ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी, यानी कि सोशलिस्ट सोसाइटी को सक्सेस करने के लिए, डेवलप करने के लिए कौन कौन से उन्होंने नियम अपनाए थे, क्या क्या उन्होंने किया, वो हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद लेनिन टुक द फॉलोइंग मेजर्स फॉर द सक्सेस ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, समाजवादी समाज को डेवलप करने के लिए इन्होंने बहुत सारे नियम बनाए। पहला देख लेते हैं, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, इन्होंने एजुकेशन को, डेवलपमेंट मतलब होता है विकास, तो एडुकेशन का विकास करने के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडुकेशन अटेंशन वाज गिवन टू बिजनेस एडुकेशन अलोंग विद प्राइमरी एजुकेशन टू हायर एजुकेशन। तो अब क्या किया गया कि एडुकेशन के विकास के लिए बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड बिजनेस एजुकेशन पे, तीनों पे फोकस किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, एजुकेशन वॉज मेड मैंडेटरी टू मेक देम अवेयर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। जो एजुकेशन है उसको क्या किया गया, तो एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया, मैंडेटरी मतलब होता है कंपलसरी एक तरीके से, ठीक है, कंपलसरी कर दिया गया सबके लिए, ताकि इंसानों को, जितने भी देश में लोग रह रहे हैं, उनको अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज पता चले, देश के प्रति हमारी जो ड्यूटीज होती है, हमारे देश के प्रति हमारी कुछ अधिकार भी होते हैं और हमारे कर्तव्य होते हैं। जो हमारे कर्तव्य होते हैं उनको हमें पालन करना चाहिए और जो अधिकार होते हैं उन्हें हमें प्राप्त करना चाहिए। तो उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी होती है। तो एजुकेशन के लिए इस तरह काम करना शुरू कर दिया। लार्ज स्केल सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्लान्स वर मेड, बहुत सारी लार्ज स्केल इकोनॉमिक पॉलिसीज और प्लान्स बनाए गए। provision was made for housing for laborers and in kindergarten for women and equal pay। अब क्या किया गया कि जो बहुत सारे गरीब लोग थे उनको हाउस प्रोवाइड किए गए, मतलब बहुत सारे वर्कर्स थे जो शहरों में काम करते थे और उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, आवास नहीं था, तो उनको घर प्रोवाइड किए गए। साथ में लेडीज को क्या प्रोवाइड किया गया, उनको इक्वल पे, पहले तो उनके साथ एक बहुत अन्याय होता था, उनको जेंट्स को ज्यादा और लेडीज को कम पे दिया जाता था। तो अब क्या हुआ, उनको इक्वल पे, मेल फीमेल सबको इक्वल पे मिलेगा, एक काम के लिए एक जैसा काम है अगर आपको तो इक्वल पे मिलेगा, ठीक है। साथ में किंडरगार्टन जैसे कि लेडीज के छोटे छोटे बच्चे होते थे तो उनको देख रेख करने के लिए, तो उनको उनके लिए किंडरगार्टन और इक्वल पे का अरेंजमेंट किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, सॉरी, राइट योर थॉट्स अबाउट ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। तो ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस मतलब विश्व स्तर पे ये जो रशियन रेवोल्यूशन चला इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन सोशलिज्म बिकेम एज अ ब्रॉड objective. Socialism was recognized worldwide by the Soviet Union and Marxism, Leninism, Stalinism showed the path with a new ways and methods for socialism। तो क्या हुआ कि पूरे विश्व स्तर पे जो रूस का समाजवाद था वो प्रचलित हो गया, ठीक है, और रूस के सोवियत यूनियन के द्वारा जो रूस का समाजवाद था उसको विश्व स्तर पे मान्यता मिल गई। और जो मैक्स लैलिन और स्टालिन थे, इनके जो नियम थे, मतलब ये जो विचारधारा के लोग थे, मैक्सिनिज्म, लैलिनिज्म, स्टालिनिज्म, ये क्या हुआ, इन्होंने नए रास्ते दिखाए आगे भविष्य में समाजवाद को और आगे बढ़ने के लिए नए तरीके बताए इन्होंने। तो इस तरीके से ये थे हमारे आज के चारों प्रश्न। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट, कंफ्यूजन है तो वो हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। इसके सिवा सभी बच्चों को हमारा चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है। अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आती है और आपको आंसर समझ में आते हैं
तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर किया करें, ठीक है। लाइक करें, अगर आप लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमें लगता है कि बच्चों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और हमारा पढ़ाया जाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो हम आगे और अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमें साथ में हमारी कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट हो रहा है, वो भी हमसे पूछते रहेंगे तो हम आपकी थोड़ी और हेल्प कर सकेंगे और अपने वीडियोस में थोड़ी और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को तो आपके लिए आसानी होगी, अगला वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आसानी से आप सर्च कर पाएंगे। नहीं तो आपको वीडियोस ढूंढनी पड़ती हैं, ठीक है, कि कौन से टीचर की कौन सी वीडियो है, क्योंकि देखो आपको जो आंसर्स हैं वो तो मिल जाएंगे, बट आंसर्स मिलने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि वो आंसर्स आपको, मतलब ऐसे आंसर्स जो आपके लिए अच्छे हों, आपको आसानी से याद हो जाए, इसलिए हम लोग आपको कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे आंसर्स दें और पॉइंट वाइज आंसर दें जो आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इन फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो आपका वर्कशीट है वो डिज़ाइन किया गया आपके सिलेबस से, आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं, जो कि सीबीएसई ने 1 महीने पहले डिक्लेयर कर दिया है, अपनी साइट पे अपलोड कर दिया है। आप मेरी वीडियो में भी जाके देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर डेमो वीडियो बनाया हुआ है, उसमें 9th का सिलेबस मेंशन किया गया है, तो वहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं, आपके सिलेबस से ही सारी वर्कशीट्स बनाई जा रही हैं और इसी पे बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है, तो इसलिए आपके लिए इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।